हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए लेसन नंबर पहला हमारा चल रहा था जिसमें हम पढ़ रहे थे जनसंख्या के अंतर्गत वृद्धि के बारे में। पिछला टॉपिक हमारा था जनसंख्या वृद्धि से ही संबंधित था। जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं और किस प्रकार से जनसंख्या वृद्धि होती है, इसके बारे में हमने अध्ययन किया था। आज का टॉपिक जो है वो है जनसंख्या वृद्धि में क्षेत्रीय भिन्नताएं किस प्रकार से होती है। पहले तो इसका मतलब समझिए, इसका मतलब क्या है। देखिए कह रहा है कि जनसंख्या वृद्धि जो होती है वो आपके क्षेत्रों के अंदर किस प्रकार से भिन्नता ली हुई होती है। मतलब ये कि अगर मैं एक राज्य की तुलना दूसरे राज्य से अगर करता हूं तो कहीं पर जनसंख्या कम होती है तो कहीं पर जनसंख्या ज्यादा होती है। अब ये जो जनसंख्या वृद्धि जो होती है उसकी जो दर होती है, कई राज्यों में निम्न वृद्धि दर दर्ज की जाती है और कई राज्यों में तीव्र वृद्धि दर दर्ज की जाती है। ठीक है, तो इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये जो भिन्नताएं होती है क्षेत्र से संबंधित, भाई जनसंख्या वृद्धि बढ़ रही है, जनसंख्या वृद्धि ऊपर नीचे जो होती है वो किस गति से होती है, तो हर राज्यों में तो एक गति से नहीं बढ़ती है। कई राज्य ऐसे होते हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं आपको, कुछ सनों की बात करेंगे। जैसे कि मैं बताऊं आपको 1991 और 2001, ये आपका मैंने जैसे कि समय डाल दिया। अब मैं अगर इस समय की चर्चा करूं, ठीक है, जैसे कि आपकी किताब में ये टॉपिक दिया हुआ है 1901 और 1991 से 2001 के अंदर राज्य हो चाहे वो केंद्र शासित प्रदेश हो, वहां पर जनसंख्या वृद्धि दर ये बताती है इस समय केरल हो, तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो, उड़ीसा हो, पांडिचेरी हो या फिर गोवा हो, ये 5-7 ऐसे राज्य है जो कि राज्य भी है और केंद्र शासित प्रदेश भी है। कुछ राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के अंतर्गत आते हैं और कुछ राज्यों में आते हैं। तो ये जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है यहां पर इस समय निम्न वृद्धि दर दर्ज की गई, जबकि कुछ राज्य ऐसे हैं जैसे कि गुजरात है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और भी कई राज्य हैं, यहां पर तीव्र वृद्धि दर दर्ज की गई। जनसंख्या वृद्धि के अंतर्गत की बात कर रहा हूं मैं इस समय की। इस समय मैंने कुछ राज्य तो ऐसे बताए जहां पर निम्न वृद्धि दर दर्ज की गई जनसंख्या बढ़ोतरी में, और मैंने कुछ राज्यों के नाम लिए जहां पर तीव्र वृद्धि दर दर्ज की गई। जैसे कि अब आपके सामने मैं बोर्ड पे एक्सप्लेन कर देता हूं। लिखना क्या है आपको इस टॉपिक के अंदर कि 1991 से 2001 में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज या जनसंख्या वृद्धि हमें यह बताती है कि केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पांडिचेरी या फिर गोवा, यहां पर निम्न वृद्धि दर दर्ज की गई। कितना दर्ज की गई? 20% से भी कम। ठीक है, मतलब अगर मैं साल की बात करूं या दशकीय, मान लीजिए दशकीय वृद्धि दर की बात करूं तो 20% से भी कम जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई है। 20% से भी कम जनसंख्या में क्या हुई है? वृद्धि दर। यह दशकीय वृद्धि दर का अनुमान है। अगर मैं इसी की तुलना अगर मैं जब की लगाकर और कुछ राज्य मैंने बताया आपको जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, इनकी बात करूं मैं, यहां पर 20 से 25% की औसत वृद्धि दर दर्ज की गई। मतलब यहां पर केरल, तमिलनाडु में तो 20% से भी कम, और गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, यहां पर 20 से 25% से भी ऊपर वृद्धि दर दर्ज की गई। अब ये दोनों चीजें एक समय और दोनों चीजें अलग अलग, निम्न और तीव्र, दोनों बता रहा है अलग अलग राज्यों में ये क्षेत्रीय विभिन्नता को दर्शाता है। एक्सप्लेन कैसे करना है सामने देखिए। 1991 से 2001 के बीच कुछ राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में निम्न वृद्धि दर दर्ज की गई है। ठीक है, अब वो कौन कौन से राज्य हैं उनके नाम लिख देता हूं। जैसे केरल है, उड़ीसा है। ठीक है, ये आपको याद रखने, इन राज्यों के नाम याद रखने। केरल है, उड़ीसा है, सॉरी उड़ीसा, हाँ उड़ीसा भी आएगा, केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पांडिचेरी। ठीक है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश
पौंडीचेरी और वह गोवा में कितना प्रतिशत, वो भी लिख देता हूं, 20% से भी कम दशक वृद्धि दर दर्ज की गई। क्लियर, आगे बात समझ में। मतलब ये बताना चाहता हूं आपको मैं कि समय है एक, और यहां पर कुछ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर निम्न वृद्धि दर दर्ज की गई, मतलब बहुत धीमी गति से जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई है। वो राज्य है केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पौंडीचेरी और गोवा। अब कितनी वृद्धि दर, 20% से भी कम दशकीय वृद्धि दर दर्ज की गई। ठीक है, जबकि अब यहां पे मैं जबकि लगा रहा हूं, जबकि कुछ राज्यों, ठीक है, कुछ राज्य या फिर आपके जैसे कि कुछ राज्यों की बात करें तो क्षेत्र की बात कर लेते हैं, जैसे कि आपके देश के उत्तर और पश्चिम वाला भाग। ठीक है, यहां पे ऐसे लिखते हैं देश के, अब मैं अंतर कर रहा हूं, ऊपर का अंतर है निम्न वृद्धि, अब मैं उच्च वृद्धि दर बता रहा हूं, फिर आपके सामने क्षेत्र भिन्नता अपने आप निकल जाएगी। ठीक है, लिखेंगे देश के एक आपका उत्तर पश्चिम भाग। ठीक है, एक तो भाग आपका कौन सा है, उत्तर पश्चिम भाग, फिर उत्तर भाग। ठीक है, उत्तर पश्चिम, उत्तर, इसके अलावा उत्तर मध्य भाग। ठीक है, उत्तर मध्य भाग, समझ में आई बात। ये भाग हो गई भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर, उत्तर मध्य भाग, और पश्चिम से पूर्वी राज्य। ठीक है, पश्चिम से पूर्वी राज्यों में। ठीक है, अब मैं इनके नाम भी बताऊंगा कौन कौन से राज्य इसमें शामिल है। ठीक है, ठीक है, आपके पश्चिम से पूर्वी राज्य हो गए इसमें शामिल। इसके अलावा दक्षिणी राज्य, अगर मैं इसकी तुलना करूं दक्षिणी राज्यों से, दक्षिणी राज्यों में जनसंख्या का अनुपात धीमी गति से बढ़ा है, यहां पर अनुपात तेजी गति से बढ़ा है। ठीक है, अब इसमें में तीव्र वृद्धि दर दर्ज की गई। ठीक है, यहां पे कैसी दर्ज की गई, तीव्र वृद्धि दर, यहां पे निम्न। अब जैसे कि, अब वैसे ही जैसे मैंने ऊपर पॉइंट डाला है वैसे नीचे डाल रहा हूं। अब राज्यों के आप नाम लिख दीजिए, गुजरात है, महाराष्ट्र है। ठीक है, आपके गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया। फिर आप देखिए राजस्थान है, पंजाब है ना, हरियाणा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश है। ठीक है, आपके मध्य प्रदेश है। आगे बात समझ में। इसके अलावा और कौन कौन से राज्य है, बिहार है। ठीक है, झारखंड है, असम है। आगे बात समझ में। इसके अलावा पश्चिम बंगाल और सिक्किम, पश्चिमी बंगाल है और सिक्किम। ठीक है, ठीक में अब कितना प्रतिशत, यहां पे कितना था 20, तो यहां पे 20 से 25% से अधिक दशक वृद्धि दर दर्ज की गई। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने आपको अंतर बता दिया, जो पार्ट ऊपर लिखा वैसे ही मैंने नीचे लिखा है। मतलब ये कि भाई 1991 से 2001 की बात है। यहां पर कुछ राज्य मैंने बताए जहां पर निम्न वृद्धि दर दर्ज की गई, कितनी, 20% से भी कम दशकीय वृद्धि दर। ठीक है, मतलब 10 साल के अंदर 20% से भी कम जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई इन राज्यों के अंदर। जबकि आपके तीव्र वृद्धि दर इन राज्यों में दर्ज की गई कितनी, 20 से 25% से अधिक। तो ये स्थिति जो है वो क्या बता रहा है आपको, क्षेत्रीय भिन्नता को दर्शा रहा है कि कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं जहां पर निम्न वृद्धि दर दर्ज की गई, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर उच्च वृद्धि दर दर्ज की गई। क्लियर, आपके समझ में आ गया होगा, यहां तक आपके उतार लीजिए। अब सुनिए, ये बात की मैंने 1991 से 2001, अब मैं बात करूंगा 2001 से 2011 के दौरान इन राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में क्या हुआ, कितना बदलाव जनसंख्या में हुआ, वो देखते हैं बढ़ोतरी के अंतर्गत और कमी के अंतर्गत। यहां तक आपके समझ में आ गया होगा, यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं
2001 से 2011 में देखिए 2001 से 2011 के मध्य सभी राज्य और चाहे केंद्र शासित प्रदेश हो चाहे वो राज्य हो, यहां पर अगर मैं तुलना करूं, इस समय की तुलना करूं 1991 और 2001 की तुलना, अभी जो मैंने बताया पिछला 1991 से 2001 की अगर मैं तुलना करूं इससे, तो भैया तुलना में यह पाया जाता है कि जनसंख्या वृद्धि दर धीमी चली। कहां पर? इस समय। दोबारा सुनिए, 2001 से 2011 में या इस दौरान सभी राज्य हो चाहे केंद्र शासित प्रदेश हो, इसकी तुलना अगर मैं पिछले 10 साल से करूं या पिछले समय से करूं, 1991 से 2001 की करूं, तो इस समय जनसंख्या वृद्धि दर क्या रही? धीमी रही। ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है, लिख दीजिए। 2001 2011 में राज्यों व केंद्रीय शासित प्रदेशों की जनसंख्या वृद्धि दर पिछले दशक का मतलब 1991 से 2001 से तुलना करें तो जनसंख्या वृद्धि दर क्या रही? धीमी। क्लियर? आगे बात समझ में, जनसंख्या वृद्धि दर बिल्कुल धीमी रही है। ठीक है, कब रही है? 2001 2011, इसकी तुलना मैं कर रहा हूं 1991 2001 से, तो इस समय तो जनसंख्या वृद्धि दर ऊपर थी इसकी तुलना में, इस समय इसकी तुलना में इसमें जनसंख्या वृद्धि दर क्या रही है? धीमी रही है। तो यह भी स्थिति आपको क्षेत्र भिन्नता की ओर ले जाती है। कैसे? आप देखिए, सुनिए। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश में ये 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर 1991 और 2001 की तुलना में 2001 2011 में 10 की वृद्धि दर क्या रही? कम रही। अब आप इसको इस तरीके से देख लीजिए, मतलब ये बता रहा हूं मैं, क्या बता रहा हूं कि 6 राज्य है, 6 राज्यों में ये इसका उदाहरण है। ये उदाहरण आपको बता देगा कि क्या कहना चाहता है कि 6 राज्य, मैं तुलना करके बता रहा हूं। कुछ राज्य ऐसे थे, 6 राज्य, जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश आता है, ठीक है, इसके अलावा महाराष्ट्र बिहार आता है, महाराष्ट्र आता है, बिहार आता है, 3 राज्य ये हो गए। इसके अलावा 3 राज्य कौन से? पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। पश्चिमी बंगाल, आंध्र प्रदेश और आपका है एक मध्य प्रदेश में, ठीक है। या इन राज्यों की तुलना अगर हम करें, कब? मध्य प्रदेश की तुलना 1991 2001 से करें तो 2001 2011 में जनसंख्या वृद्धि दर क्या रही? धीमी रही। आगे बात समझ में। अब मैंने इस टॉपिक को यहां पे अंतर देके बता दिया कि भाई 6 राज्य बता रहा है ये, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश की तुलना अगर मैं करूं पिछले दशक से 1901 91 2001 से, अगर मैं तुलना कर रहा हूं किससे? 2001 2011 से, तो तुलना में पता चलता है कि इस समय जनसंख्या वृद्धि दर क्या रही? धीमी गति से चली है। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब आगे सुनिए, ये जो गिरावट दर्ज की गई है इन राज्यों के अंदर, आंध्र प्रदेश में, अब मैं कुछ राज्यों के नाम ले रहा हूं कि कितनी कितनी, ये तो कुछ राज्यों के नाम दिए, ऐसे और भी कई राज्य हैं जहां पर जनसंख्या वृद्धि दर धीमी रही। अब वो गिरावट दर्ज की गई है कुछ राज्यों के अंदर, इस 2001 से 2011 के बीच में कुछ गिरावट दर्ज की गई है। वो राज्य कौन कौन से हैं? जैसे आंध्र प्रदेश में सबसे कम 3.5%, महाराष्ट्र में चलिए सर्वाधिक 6.7%, तमिलनाडु में 3.9% की गिरावट दर्ज की गई, पौंडीचेरी के अंदर 7.1,
ये जो गिरावट दर्ज की गई है ये तुलना कर रहा है 1991 2001 की तुलना कर रहा है किससे, 2001 से 2011 के बीच में। मतलब यहां पर ज्यादा थी और यहां पर आते आते जनसंख्या में क्या आ गई, गिरावट आ गई। अब लिख देंगे यह गिरावट दर्ज की गई इन राज्यों में। अब वो नाम ले रहा हूं और उनकी प्रतिशत बता रहा हूं, जैसे कि आंध्र प्रदेश में सबसे कम, आंध्र प्रदेश में 3.5%। ठीक है, इसके अलावा महाराष्ट्र में चलिए, महाराष्ट्र के अंदर जो गिरावट दर्ज की गई है वो है 6.7%। ठीक है, तमिलनाडु में चलिए, तमिलनाडु में जो जनसंख्या में गिरावट आई है वो आई है 3.9%। पौंडीचेरी की बात करूं तो पौंडीचेरी में गिरावट दर्ज की है 7.1% की। अब ये दर्ज की गई है ना, मैं बता रहा हूं फिर से, ये दर्ज की गई है 1991 से 2001 की तुलना की है मैंने 2001 से 2011 से। ठीक है, मतलब ये जो गिरावट आई है यहां पर पहले ज्यादा थी, यहां पे आते आते ये गिरावट सामने दर्ज की गई है। मतलब ये बता रहा है कि पिछले समय 1991 से 2001 की तुलना जब मैं 2001 से 2011 के बीच करता हूं तो जनसंख्या वृद्धि में धीमी गति से बढ़ोतरी, मतलब बहुत धीमी गति से बढ़ी है, तो वृद्धि दर धीमी रही है। समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से अब ये देखो मैंने कुछ राज्यों के अनुपात पे बताया, मतलब राज्यों को उदाहरण देके बताया है कि भाई किस तरीके से। कुल मिला के मैं बात ये कहना चाहता हूं कि भाई जनसंख्या में जो बढ़ोतरी होती है, जनसंख्या में जो वृद्धि होती है उसमें क्षेत्रीय भिन्नताएं आती है, क्षेत्रों के अनुसार भिन्नताएं मिलती है। कुछ राज्यों में जनसंख्या वृद्धि दर धीमी गति से चलती है तो कुछ राज्यों में जनसंख्या वृद्धि दर तीव्र गति से दर्ज की जाती है। मतलब एक समान जनसंख्या में बढ़ोतरी या कमी नहीं होती है, सब में अलग अलग स्थिति में जनसंख्या में बढ़ोतरी। अब आपको मैं बताना चाहता हूं, आगे और बढ़ाएंगे वीडियो को। अब ये जो जनसंख्या वृद्धि होती है इसका संबंध सबसे ज्यादा किशोरों से है। किशोर मतलब जैसे कि 15 से 29 वर्ष की जो आयु होती है, 30-35 वर्ष की जो आयु होती है जिसे हम किशोर वर्ग कहते हैं, 15 से 29 वर्ग। इन किशोर वर्ग के अंदर जनसंख्या में जो बढ़ोतरी होती है, पुरुषों की अगर बात करें किशोरों की, तो उसकी वृद्धि तीव्र गति से होती है, जबकि किशोरियों की जनसंख्या धीमी गति से बढ़ती है। उनकी कुछ समस्याओं की बात करेंगे। इन्हीं क्षेत्रीय भिन्नताओं के अंतर्गत वो किस प्रकार से फैक्टर का उपयोग, मतलब उनका योगदान क्या होता है इस भिन्नता के अंदर, एक पुरुष का एक स्त्री का, उसकी भी चर्चा करेंगे आगे। यहां तक आपके समझ में आ गया होगा, यहां तक आप उतार लीजिए कि आगे की ओर बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि भाई जनसंख्या वृद्धि जो होती है उसमें महत्वपूर्ण योगदान किस पक्ष का होता है, वृद्ध आयु का नहीं, इसमें महत्वपूर्ण पक्ष रखते हैं किशोर वर्ग का। भारत की जनसंख्या वृद्धि में एक महत्वपूर्ण पक्ष रखता है किशोरों का। किशोर वर्ग कौन से होते हैं? वर्तमान में किशोर वर्ग जो है वो 10 से 19 या 20-21 साल की जो आयु होती है उस वर्ग का अंश माना जाता है। किताब के अंदर 10 से 19 वर्ग दिया हुआ है जो किशोर वर्ग को माना गया। अगर मैं 10 से 19 वर्ष की आयु का अगर वर्ग का अंश की बात करूं, मैं इतनी उम्र के लोगों का प्रतिशत कितना है, तो 20.9% इनका शामिल है, जिसमें जो पुरुष होते हैं वो तो 52.7% होता है और किशोरियां जिसे स्त्री कहते हैं उसे कहते हैं 47.3% इसका शामिल है। इन किशोर वर्गों की कई समस्याएं भी होती है, उन चुनौतियों का सामना इनको करना पड़ता है, जैसे कि स्त्री निरक्षरता है, किशोरियों की उच्च मात्र मृत्यु दर है, HIV जैसी स्थिति होती है, शारीरिक मानसिकता, अपंगता, अपराध, ठीक है, शराब पीना, ऐसी कई समस्याओं का सामना इनको करना पड़ता है। फिर सरकार ने भी इन किशोरों के लिए, युवाओं के लिए कई ऐसी नीतियां भी बनाई है, जैसे कि राष्ट्रीय युवा नीति है NYP 2014 के अंदर चालू की थी, उसको लागू किया जिससे कि हमारे किशोर वर्ग जो है वो थोड़े ऊपर बढ़ सके। ऐसी व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई है। एक्सप्लेन कैसे करना है इसी से संबंधित टॉपिक है। भाई क्षेत्रीय भिन्नता तो आपको समझ में आ गया, लेकिन क्षेत्रीय भिन्नता के अंदर सबसे महत्वपूर्ण पक्ष किसका है? ये भिन्नता जो पैदा कर रहे हैं उन भिन्नता को पैदा करने में या जनसंख्या वृद्धि करने में किशोरों का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो हमारी पहली लाइन तो यही है कि भारत में
जनसंख्या वृद्धि में किशोरों का पक्ष महत्वपूर्ण है। ठीक है, महत्वपूर्ण है। आगे बात समझ में, कितना योगदान है वो सुन लीजिए। इस वर्ग की आयु, अब आयु सुन लो, 10 से 19 वर्ष की किशोरों का अंश, ठीक है, कितना है? 20.9%। समझ में आ गई बात? 20.9%, जो कि 2011 के अनुसार भागीदारी है। ठीक है, अब जिसमें किशोरों का, ठीक है, किशोरों का प्रतिशत, मतलब पुरुष का प्रतिशत कितना है? 52.7%। व किशोरियों का कितना है? 47.3%। ठीक है। आगे बात समझ में, ये आपकी क्षेत्र भिन्नता के अंदर इनका योगदान है। आपकी क्षेत्र भिन्नता इन्हीं के कारण ऊपर नीचे होती है, ये जो किशोर वर्ग है इनका। ठीक है, अब आगे सुनिए, किशोरों की कुछ चुनौतीपूर्ण समस्याएं भी है। अब वो समस्याएं कौन कौन सी है सुन लीजिए। एक, स्त्री निरक्षरता। समझ में आई बात? बेरोजगारी। समझ में आई बात? ये कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है इनको। HIV, एड्स जैसी समस्याएं उच्च दरों पर मिलेगी आपको। ठीक है, इसके अलावा शारीरिक जैसी स्थिति, शारीरिक हो चाहे वो मानसिक, ठीक है, अपंगता जिसे हम बोलते हैं, अपराध, ये सारी की सारी स्थितियां जो होती है, इन स्थितियों का सामना करना पड़ता है किशोरों को। ठीक है, किशोरों को इनका सामना करना पड़ता है, ये समस्या है। अब भारत सरकार आती है, भारत सरकार ने इन युवाओं की जो समस्या दी हुई है, इन समस्याओं का निदान करने के लिए NYP राष्ट्रीय युवा नीति को लागू करता है। भारत सरकार ने देश के युवाओं के लिए अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए सक्षम बनाना, उन लोगों को, उनके द्वारा भारत को राष्ट्र के समूह में उचित स्थान प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाना। तो सरकार ने राष्ट्रीय युवा नीति NYP 2014 फरवरी को लागू किया, गठन किया। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यही था कि भाई युवा जो है निर्णय लेने में युवाओं की सहभागिता हो, नेतृत्व हो, उनका सशक्तिकरण हो, महिलाओं का सशक्तिकरण हो, स्वास्थ्य हो, क्रीड़ा हो, रचना हो, प्रौद्योगिकी हो, विज्ञान हो, इन सब चीजों से जोड़ना इनका उद्देश्य था। समझ में आ गई बात? लिख देंगे इसके अंदर भी, क्या लिखेंगे? भारत सरकार ने इनके लिए जो ये समस्या जो पैदा हुई है, भाई युवाओं का बड़ा योगदान है हमारी जनसंख्या की क्षेत्र भिन्नता के अंदर, तो इनकी कुछ समस्याएं भी है, और इन समस्याओं के समाधान के लिए भारत सरकार ने NYP युवा, ठीक है, N से युवा बनता है, Y से आपका नेशनल, Y से युवा, और P से आपका क्या बनता है, जो आपकी पॉलिसी होती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं युवा, राष्ट्रीय युवा, ठीक है, राष्ट्रीय युवा नीति, ठीक है, नेशनल यूथ पॉलिसी। समझ में आ गई बात? नेशनल यूथ पॉलिसी, राष्ट्रीय युवा नीति का गठन कब किया? फरवरी 2014 में गठन किया। ठीक है, अब इसका उद्देश्य भी लिख देता हूं। इसका उद्देश्य क्या? पहला, निर्णय लेने में युवाओं की सहभागिता हो,
निर्णय लेने में युवाओं की सहभागिता हो। इसके अलावा सशक्तिकरण, ठीक है, इसके अलावा महिला सशक्तिकरण, ठीक है, इसके अलावा आपके जो क्या बोलते हैं उसको, स्वास्थ्य है, क्रीड़ा है, ठीक है ना, खेल है, मनोरंजन है, खेल कह दीजिए, क्रीड़ा कह दीजिए, रचनात्मक स्थिति कह दीजिए, विज्ञान कहिए, प्रौद्योगिकी कहिए, केंद्रों से जोड़ना, ये उद्देश्य है एनवाईपी का। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनवाईपी का पूरा नाम बताइए, राष्ट्रीय युवा नीति। अब पूछ लेगा आपसे कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो बता दीजिए। इसका मुख्य उद्देश्य है, एक तो निर्णय लेने में युवाओं की सहभागिता हो, इस पर काम करती है, सशक्तिकरण, महिलाओं के सशक्तिकरण, खेल, क्रीड़ा, रचनात्मक, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, ऐसे केंद्रों से जोड़ने का कार्य ये राष्ट्रीय युवा नीति करती है। आगे बात समझ में, यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा और टॉपिक है, सुनते जाइए आप लोग, यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए भारत सरकार ने क्या किया, आगे देखिए। भारत सरकार ने एनवाईपी मतलब नेशनल युवा पॉलिसी के माध्यम से, राष्ट्रीय युवा नीति के माध्यम से भारत सरकार ने युवाओं के लिए अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए सक्षम बनाना, मतलब युवा अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सके, ऐसा युवाओं को सक्षम बनाना, ये उद्देश्य एनवाईपी का था। और सुनिए, युवाओं के द्वारा भारत को राष्ट्रों के समूह में स्थान प्राप्त करने में सक्षम बनाना, मतलब जब युवा सक्षम होंगे तो भारत जो है कई राष्ट्रों के जो समूह है, अमेरिका, रूस, जापान, जो जितने भी राष्ट्रों का समूह है, जब युवा सक्षम होगा तो भारत क्या होगा, इन राष्ट्रों के समूह के अंदर एक अच्छा स्थान प्राप्त कर पाएगा। ये राष्ट्रीय युवा नीति एनवाईपी का उद्देश्य था, वो भारत सरकार ने करके भी दिखाया है, ठीक है। भारत सरकार ने 2015 के अंदर कौशल विकास तथा उद्यमिता के लिए एक नीति बनाई, ठीक है, मतलब किस प्रकार से कौशल का विकास हो, उद्योगों से अधिक लोग जुड़ सके, उनका विकास हो, और ये नीति बनाई भारत सरकार ने जो युवाओं के लिए फायदेमंद थी। फिर इनका उद्देश्य क्या था, इस कौशल विकास उद्यमिता का उद्देश्य क्या था, एक तो कौशल संबंधित गतिविधियों की रूपरेखा तैयार करना और लोगों को इन केंद्रों से जोड़ना और उनको आगे बढ़ाना, इन सरकार का मतलब भारत सरकार का मुख्य उद्देश्य था। और इस प्रकार से जो हमारे भारत की जो जनसंख्या वृद्धि की जो क्षेत्रीय भिन्नताएं थी, वो भिन्नताएं तो ऊपर नीचे थी, साथ में जो आपके किशोरों की भी समस्या थी और उनमें भी भिन्नता थी, और उसी भिन्नता की वजह से सरकार ने उस भिन्नता को कम करने के लिए ये नेशनल जो नीति है, राष्ट्रीय युवा नीति को लाकर, कौशल विकास नीति को लाकर, उद्यमिता को लाकर, इन नीतियों को लागू करके इन किशोरों को समानता का अधिकार दिलाने में एक अहम योगदान उन सरकार के द्वारा किया गया, ठीक है। आगे बात समझ में, यहीं पर अपना ये टॉपिक कंप्लीट होता है। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं और मेरे चैनल का सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, जिससे नए नए वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।